जय मां शारदा। आप सभी दर्शकों को अनिल पांडे का सादर नमस्कार। सम्मानीय दर्शकों, आज का विषय है उत्तर प्रदेश का ताज होगा किसके पास। योगी या अखिलेश, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश नरेश। इसके पहले 2021 के विधानसभा इलेक्शन में मेरे द्वारा अनुमान लगाए गए थे और उनको bansalnews.com पर प्रकाशित किया गया था। मैंने तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस अलायंस को 144 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया था और अंत में उनको 150 सीटें मिली। आसाम में मैंने एनडीए को 72 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था और अंत में उनको 74 सीटें मिली। इसी प्रकार केरल में मैंने एलडीएफ को 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था और उनको 93 सीटें मिली। पांडिचेरी में हमने एनडीए प्लस को 17 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था और उनको 16 सीटें प्राप्त हुई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिए गए हैं जहां से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष भी विभिन्न प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और मैं अपने अनुमान आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के बारे में आपको अपना गणित बताने जा रहा हूं। मेरे द्वारा इस पर विस्तृत रिसर्च की गई और इस बात पर पहुंचने का प्रयास किया गया कि उत्तर प्रदेश का ताज इस बार 10 मार्च 2022 को किसके सर पर सजेगा। सबसे पहले मैंने नेट पर अखिलेश यादव जी और योगी जी के जन्म कुंडली प्राप्त की। उसके आधार पर विवेचना का अध्ययन किया। मेरे विचार से ये दोनों कुंडलियां गलत हैं। हम सभी को मालूम है कि अखिलेश यादव जी का विवाह प्रेम विवाह है, परंतु उनकी कुंडली में प्रेम विवाह का कोई योग नहीं है। इसी प्रकार इस कुंडली के अनुसार उनके विवाह के समय शनि की महादशा में, गुरु की अंतर्दशा में राहु का प्रत्यांतर चल रहा था और राहु के प्रत्यांतर में विवाह होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। इसी प्रकार योगी जी की प्रचलित कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा विराजमान है, जिससे उत्तम पत्नी का योग बनता है, परंतु योगी जी का तो विवाह ही नहीं हुआ है। इस प्रकार अखिलेश यादव जी, जिनका जन्म तिथि 1 जुलाई 1973 बताई जाती है, के अनुसार बनाई गई कुंडली, और योगी जी, जिनकी जन्म तिथि 5 जून 1972 मानी जाती है, के अनुसार बनाई गई कुंडली गलत प्रतीत होती है। अतः इन दोनों कुंडलियों के आधार पर जो भी भविष्यवाणी की गई है वो सही नहीं होगी। मुख्यमंत्री पद के दोनों मुख्य दावेदारों के सही कुंडली न प्राप्त होने के कारण मैंने यह भविष्यवाणी प्रश्न कुंडली के आधार पर करना तय किया। आप लोगों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों के समय को आधार मानते हुए मैंने 2 प्रश्न कुंडलियां बनाई। पहला प्रश्न था कि क्या 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। दूसरे प्रश्न कुंडली का प्रश्न था कि क्या 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा। आइए अब हम इन दोनों प्रश्न कुंडलियों की चर्चा करते हैं। आप लोगों द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न था कि क्या बीजेपी को 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इलेक्शन में बहुमत प्राप्त होगा। यह प्रश्न कुंडली मेष लग्न की बनी है। दूसरे भाव में उच्च का राहु है, चौथे भाव में चंद्रमा है, 8वें भाव में केतु है, 9वें भाव में मंगल और वक्री शुक्र है, 10वें भाव में शनि, सूर्य और वक्री बुध तथा 11 भाव में गुरु विराजमान है। इलेक्शन के लिए चतुर्थ भाव जो जनता का भाव होता है, छठा भाव जो शत्रुओं का भाव है एवं 9वां भाव जो भाग्य का भाव है और 10वां भाव जो शासन का है, का विशेष रूप से विचार किया गया है। 10वें भाव का विचार इसलिए किया गया है क्योंकि आज जो भी चुनाव होते हैं उसमें राज्य का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में चंद्रमा विराजमान है। इससे हमें 2 जानकारियां प्राप्त होती हैं। पहली, चंद्रमा एक स्त्री राशि है, अतः स्त्रियों का बीजेपी को बहुत सपोर्ट मिलेगा, साथ ही जनता में भी अच्छा प्रभाव रहेगा। 10वें भाव में बैठकर शनि, वक्री बुध और सूर्य चतुर्थ भाग को देख रहे हैं। यह सभी ग्रह विभिन्न कारणों से
चतुर्थ भाव के लिए कमजोर हैं, अतः इन सभी का चतुर्थ भाव पर कोई विशेष असर नहीं होगा। यह भी बताता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का एक हिस्सा, बनियों का एक विशेष वर्ग और राज्य के कारण बीजेपी को नुकसान होगा। ऐसा लगता है कि राज्य के व्यवहार के कारण बीजेपी को नुकसान हो सकता है। राज्य के कारण नुकसान का अर्थ है कि ऐसा लगता है कि राज्य के व्यवहार के कारण बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मंगल भी नीच दृष्टि से चतुर्भाव को देख रहा है, अतः यह स्पष्ट है कि वे जातियां जो अपना सरनेम सिंह लिखती हैं परंतु क्षत्रिय नहीं हैं, उनसे भी बीजेपी को नुकसान होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है बीजेपी को जनता का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। छठे भाव में कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध बकरी होकर दसम भाव में बैठा है। इसे कमजोर ही कहा जाएगा। इसको उच्च का राहु मित्र दृष्टि से देख रहा है, अतः स्पष्ट है कि दलित समुदाय का अच्छा सपोर्ट बीजेपी को प्राप्त होगा। यह भी स्पष्ट है कि इसी समुदाय के कारण बीजेपी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगी। यह आश्चर्य का विषय है कि इस प्रश्न कुंडली के अनुसार दलित वोट बीएसपी को न मिलकर बीजेपी को मिल रहे हैं। इस प्रकार शत्रुभाव भी राहु के कारण बीजेपी के पक्ष में है। नवम भाव में धनु राशि है, जिसका स्वामी गुरु एकादश भाव में सम राशि में बैठा हुआ है। शुक्र बकरी होकर अपनी सम राशि में है तथा मंगल अपनी मित्र राशि में है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी को ब्राह्मणों के कुछ वोट प्राप्त होंगे और पिछड़े वर्ग के स्त्रियों के वोट भी बीजेपी को प्राप्त होंगे। क्षत्रियों का अच्छा वोट भी बीजेपी को मिलेगा। इस प्रकार भाग्य भाव भी बीजेपी का मजबूत है। दसम भाव में 3 ग्रह हैं। शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, बुध बकरी होकर मित्र राशि में है तथा सूर्य अपनी शत्रु राशि में है। यहां पर आश्चर्य की बात यह है कि अल्पसंख्यकों का भी एक वर्ग बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है और शासन से बीजेपी को सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा। संभवतः ऐसा चुनाव आयोग के कड़े रुख के कारण होगा। इस प्रकार बीजेपी के लिए दसम भाव भी शनि के कारण मजबूत है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बीजेपी का चतुर्थ, छठा, नवां भाव बहुत मजबूत है, परंतु दसम भाव भी मजबूत तो है परंतु बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि शासन और वणिक समुदाय का अच्छा सपोर्ट बीजेपी को प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप लोगों द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न है कि क्या समाजवादी पार्टी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन में बहुमत प्राप्त होगा। इस प्रश्न की प्रश्न कुंडली बनाई गई। यह प्रश्न कुंडली मीन लग्न की बनी है। तीसरे भाव में राहु है, पांचवें भाव में चंद्रमा है, नवम भाव में केतु है, दसम भाव में मंगल और वक्री शुक्र, एकादश भाव में सूर्य, शनि तथा वक्री बुध और द्वादश भाव में गुरु विराजमान है। आइए अब हम इस कुंडली की विवेचना करते हैं। सबसे पहले हम जनता को टटोलने के लिए चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध बकरी होकर अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, जो कि अच्छे परिणाम नहीं देगा। चतुर्थ भाव पर मंगल वक्री, शुक्र गुरु की दृष्टि है और ये चारों ग्रह कमजोर स्थिति में हैं। शुक्र बकरी होकर अपने मित्र राशि को देख रहा है, गुरु समभाव में बैठकर शत्रु राशि को देख रहा है, मंगल अपने मित्र राशि में बैठकर शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। इस प्रकार समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और अधिकांश स्त्रियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रश्न कुंडली में चतुर्थ भाव कमजोर है। छठे भाव का स्वामी सूर्य है, जो अपने शत्रु भाव में बैठा है, अर्थात छठा भाव शत्रु भाव कमजोर है। इसका अर्थ यह है कि समाजवादी पार्टी अपने शत्रुओं को परास्त करने में बहुत कमजोर रहेगी। गुरु छठे भाव को मित्र दृष्टि से देख रहा है, अतः हम यह कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का एक वर्ग समाजवादी पार्टी की मदद करेगा, अतः छठा भाव सामान्य कहा जाएगा। अब हम आते हैं भाग्य भाव या नवम भाव की तरफ। नवम भाव का स्वामी मंगल है, जो अपने मित्र राशि में विराजमान है। इसी भाव में उच्च के केतु विराजमान है। केतु भाग्य के लिए अच्छे माने जाते हैं और इनके कारण समाजवादी पार्टी को पिछड़े वर्ग का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है।
इसी प्रकार नवम भाव के स्वामी मंगल के कारण ऐसी जातियां जो अपने नाम के बाद सिंह लगाती हैं परंतु क्षत्रिय नहीं हैं, जैसे यादव, लोधी आदि का बहुत अच्छा समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा। इस प्रकार इस प्रश्न कुंडली का नवम भाव बलवान है। दसम भाव का स्वामी गुरु द्वादश भाव में शम राशि में गोचर कर रहा है। यह लग्नेश भी है। दसम भाव में वक्री शुक्र है जो सामान्य है और मंगल मित्र राशि में है, यह मजबूत है। इस प्रकार दसम भाव भी मजबूत कहा जाएगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न कुंडली की तुलना करने पर हम पाते हैं कि चौथा भाव, छठा भाव, नवम भाव और दसम भाव बीजेपी का मजबूत है तथा भाग्य भाव या नवम भाव तथा दसम भाव समाजवादी पार्टी का मजबूत दिख रहा है। आइए अब हम दोनों प्रश्न कुंडलियों के विश्वोत्तरी दशा के बारे में बात करते हैं। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रारंभ होंगे और 10 मार्च को चुनाव परिणाम प्राप्त होंगे। बीजेपी के प्रश्न कुंडली में बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यांतर 10 सितंबर 2021 से प्रारंभ हुआ है और यह 1 मार्च 2022 तक रहेगा। 2 मार्च 2022 से बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में सूर्य का प्रत्यांतर प्रारंभ हो जाएगा और यह 22 अप्रैल 2022 तक रहेगा। बुध इस कुंडली के में छठे भाव और तीसरे भाव का स्वामी है, अतः इसकी महादशा सामान्य कही जाएगी। शुक्र इस कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव का मालिक है, अतः इसकी दशा अच्छी मानी जाएगी। सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव का मालिक है, अतः उसकी दशा भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। 10 मार्च को बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में सूर्य के प्रत्यांतर में मंगल की सूक्ष्म दशा रहेगी। मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और अष्टमेश भी है। अष्टमेश के कारण यह दशा खराब कही जा सकती है, परंतु एक नियम है कि लग्नेश हमेशा शुभ फल देता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 10 मार्च का दिन विश्वोत्तरी दशा के अनुसार बीजेपी के लिए अच्छा कहा जा सकता है। षडबल साधना के अनुसार भी यह अच्छा दिन है। समाजवादी पार्टी बहुमत पाएगी। इस प्रश्न कुंडली के अनुसार 19 जनवरी 2022 से 15 जून 2022 तक शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा में राहु का प्रत्यांतर चल रहा है। शनि इस कुंडली में द्वादश भाव एवं एकादश भाव का स्वामी है, अतः इसे सामान्य कह सकते हैं। बुध इस कुंडली में चतुर्थ भाव एवं सप्तम भाव का स्वामी है, अतः इसे अच्छा कहा जाएगा। राहु इस कुंडली में तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि में विद्यमान है, अतः इसे भी अच्छा कहा जाएगा। 10 मार्च को शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा में राहु की प्रत्यांतर दशा में शनि की सूक्ष्म दशा चल रही होगी। जैसा कि हम कह चुके हैं कि इस कुंडली में शनि अच्छा है, अतः 10 मार्च का दिन समाजवादी पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा। 11 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में कई विधायकों ने बीजेपी छोड़ी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दशा में शनि और राहु काफी बलवान हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली एक बात और है कि इस विश्वोत्तरी दशा में शनि और राहु दोनों विराजमान हैं, अतः इस विधानसभा के चुनाव में काफी मारपीट होगी। राहु के कारण कुछ मर्डर भी हो सकते हैं। अब इस कुंडली की जांच करते हैं। 11 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में कई विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है एवं 14 जनवरी को इन सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया है। बीजेपी को बहुमत मिलेगा। इस प्रश्न कुंडली में 30 दिसंबर 2021 से 26 जनवरी 2022 तक बुध की महादशा में शुक्र के अंतर में और शुक्र का प्रत्यांतर में तथा शनि की सूक्ष्म दशा चल रही थी। इस प्रश्न कुंडली में 30 दिसंबर 2021 से 26 जनवरी 2022 तक बुध की महादशा में शुक्र के अंतर में और शुक्र के प्रत्यांतर में शनि की सूक्ष्म दशा चल रही थी। इस समय बीजेपी की जनता में बहुत किरकिरी हुई थी, परंतु यह किरकिरी शनि के चतुर्थ भाव में शत्रु दृष्टि से देखने के कारण हुई थी, परंतु अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा ठीक होने के कारण बीजेपी ने इस पर बहुत जल्दी काबू पा लिया। 14 जनवरी को इनमें से अधिकांश लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और यह समाजवादी पार्टी के लिए एक शुभ संकेत था। समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलेगा। इस प्रश्न कुंडली में 14 जनवरी को शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा में
चंद्रमा का प्रत्यांतर प्रारंभ हुआ था और चंद्रमा पंचम भाव में अपने ही घर में स्थित है, अर्थात बहुत मजबूत है। इसके कारण यह प्रसिद्धि समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुई थी। परंतु 19 जनवरी के उपरांत राहु की प्रत्यांतर दशा और राहु की शुभ दशा प्रारंभ हुई, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इसके कारण बीजेपी में भी समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से बड़े बड़े कई नेता शामिल हुए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की वर्तमान कुंडली मजबूत है, परंतु दशा अंतर्दशा के हिसाब से समाजवादी पार्टी का पलड़ा मामूली रूप से भारी है। अतः हम कह सकते हैं, और इसका संकेत भी कुंडली के में मिल रहा है, कि बीजेपी को अभी जीत के लिए और प्रयास करने हैं। मेरे विचार से जैसा कुंडली से संकेत प्राप्त हो रहा है, बीजेपी को जीतने के लिए सबसे पहले अच्छे कैंडिडेट खड़े करने होंगे, जिनका जनता में अच्छा प्रभाव हो। इसके अलावा बीजेपी के प्रश्न कुंडली के अनुसार उनके प्रति जनता का रुख ठीक है, परंतु शनि, सूर्य और बुध के कारण जनता अपने घर से वोट देने के लिए नहीं जाएगी। अतः बीजेपी को अपने वोटरों को वोटिंग बूथ पर लाने का विशेष प्रयास करना चाहिए। बीजेपी को यह भी देखना चाहिए कि ऐसा कोई मेला या सत्संग वोटिंग के समय पर न प्रारंभ हो, जिसके कारण वोटर मेले में चले जाएं और वोट देने के लिए न जाएं। वर्तमान में साफ साफ दिख रहा है कि इलाहाबाद में माघ मेला 14 जनवरी से 1 मार्च तक रहेगा, जिसमें हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस अवधि में प्रयागराज में रहेगी और वोट नहीं दे पाएगी। 14 फरवरी और 3 मार्च को माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का मेला लगेगा, जिसके कारण मेले में गए लोग अगर 16 फरवरी और 3 मार्च तक नहीं लौटे तो वोटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसमें से अधिकांश जनसंख्या बीजेपी के वोटरों की होगी। पिछली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हारने का बहुत बड़ा कारण खजुराहो में वोटिंग के दिन होने वाला जैन धर्म का सम्मेलन था। इस सम्मेलन के कारण बीजेपी करीब 30 स्थानों पर 2000 वोटों के आसपास से हारी थी। इसी प्रकार अगर समाजवादी पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट खड़े किए तो समाजवादी पार्टी को भी अपने जीतने की उम्मीद होगी। अतः अभी इन दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में समान रूप से मजबूत हैं। किसी की जीतने की भविष्यवाणी करना अभी संभव नहीं है। टिकट वितरण पूर्ण होने के उपरांत ही प्रश्न कुंडली से प्रश्न पूछने पर सही भविष्यवाणी की जा सकती है। सम्मानीय दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश का ताज होगा किसके पास, योगी या अखिलेश, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश नरेश का पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि विजेता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। 2022 के विभिन्न प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव पर भी मैं अपने अनुमान आप लोगों को बता रहा हूं। ये सभी अनुमान ज्योतिषीय गणना पर आधारित हैं। सबसे पहले मैंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में अपना अनुमान बताने के लिए यह वीडियो बनाया है। मेरे द्वारा इस पर विस्तृत रिसर्च की गई और इस बात पर पहुंचने का प्रयास किया गया कि उत्तर प्रदेश का ताज इस बार 10 मार्च 2022 को किसके सर पर होगा, उसको कितनी सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सीरीज के पार्ट 2 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को माघ मेले की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में आगाह किया था। उन लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और चौथे फेज की वोटिंग कम हुई। यह सभी जानते हैं कि एक धर्म विशेष के लोग हमेशा 100% वोटिंग करते हैं तथा हिंदुओं में वोटिंग के बारे में रुचि कम रहती है। माघ मेला में आने वाले हिंदुओं की भीड़ के कारण यह वोटिंग कम हुई है। इस बार भी मैंने प्रश्न कुंडली का ही सहारा लिया है। प्रश्न कुंडली मिथुन लग्न की बनी है। इसके पंचम भाव में चंद्रमा, छठे भाव में केतु, 7वें भाव में शुक्र और मंगल, अष्टम भाव में बुध और शनि, 9वें भाव में सूर्य और गुरु तथा 12 भाव में राहु विराजमान हैं। प्रश्न कुंडली का प्रश्न था कि क्या बीजेपी को 300 से ऊपर सीटें मिलेंगी। इस प्रश्न कुंडली के अनुसार गणना करने पर पाया गया कि सूर्य का फल ऋणात्मक है, जो कि 300 के ऊपर सीटें नहीं जाने देगा। इसके अलावा बुध और गुरु 2 ग्रह न तो अच्छे फल दे रहे हैं और न खराब,
जिसके कारण गोचर के अनुसार बीजेपी की अधिकतम 263 सीटें ही बन पा रही हैं। दूसरी पद्धति से गणना करने पर यह संख्या 221 आ रही है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और भारतीय जनता पार्टी प्लस को 221 से 263 के बीच में, या यूं कहें 240 प्लस माइनस 20 सीटें प्राप्त होंगी। जय मां शारदा।